So welcome back, बच्चों. This is lecture number 2, electricity. Yesterday we talked about the electric current. Electric current के बारे में बच्चों हमने बात किया था. As you know, electric current. Let me revise what we did last time. Electric current को बच्चों हम लोग, बेटा अभी आवाज आ रही है सब बच्चों को मेरी? Yes, sir. Yes, sir. How you define the electric current? The flow of charge in 1 second, that is said to be electric current. अगर Q अमाउंट का चार्ज बेटा किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से T टाइम में पास हो जाता है तो करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया विल बी Q by T. The flow of charge in 1 second is said to be electric current. और बच्चों हमने इसकी यूनिट के बारे में देखा था कि भाई इसकी यूनिट क्या है. इसकी यूनिट है कूलम पर सेकंड, या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एम्पियर. इसी चीज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखा था बच्चों के व्हाट्स द मैकेनिज्म, यानी करंट जो है ना फ्लो कैसे होती है. तो वी टॉक्ड अबाउट कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि ऑब्वियसली मेटल का बना हुआ है यहाँ पर, और हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा. ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव. यानी ये जो है आपका हायर पोटेंशियल है और ये क्या है आपका लोअर पोटेंशियल. ठीक है. तो हम क्या हमने देखा था कि हमने देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, इस तरफ से ऐसा फ्लो करेंगे ना, इस तरफ फ्लो करेंगे. क्यों फ्लो करेंगे ऐसा? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, इफ आई से दिस इज ए एंड इफ आई से दिस इज बी, तो जो ए का पोटेंशियल है वी ए और जो बी का पोटेंशियल है वी बी, उसमें रिलेशन क्या होगा, वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी. और हमने बच्चों देखा था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. ठीक है. मैंने आपको बताया था कि देखो जब इसमें कोई भी चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर, तो चूंकि कंडक्टर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और बहुत सारे एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे इसका कोलिजन होगा. तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ पे एंटर कर रहा होगा तो तब तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, बट जब ये लीव कर जाएगा तो ऑलमोस्ट इसकी एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगी. बट बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी के पास आएगा, बैटरी इसको एनर्जी देगी, फिर ये एनर्जी लेके फिर इधर भागेगा, फिर एंटर करेगा कंडक्टर में, फिर एनर्जी लॉस अपनी लॉस कर लेगा. उसके बाद फिर बैटरी के पास आएगा, फिर बैटरी एनर्जी दे देगी, फिर ये चला जाएगा. तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली चार्ज का फ्लो कंडक्टर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है. एंड दैट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज सेड टू बी करंट. और बच्चों हमने देखा था कि करंट की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट जो आई की डायरेक्शन होगी, अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूं, सो द डायरेक्शन ऑफ आई, यू रिमेंबर बच्चों, जो करंट की हमारी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ आई, यू नो डायरेक्शन ऑफ आई विल बी व्हाट, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ Positive charge. हाँ फ्लो ऑफ, ऐसा बोलोगे बेटा, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. जो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करेगा उसी तरफ हमारी करंट भी होगी. ये हमारी कन्वेंशन है इसका. अच्छा, और मैंने बताया था बच्चों कि देखो पॉजिटिव चार्ज तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, उल्टा Lower चलेगा. to हाँ, higher. Higher हाँ potential. बिल्कुल सही बात है, लोअर पोटेंशियल से हायर. यानी अगर मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करूँ, देखो पिंक कलर से बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन को अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा, वायर के अंदर ऐसा, कंडक्टर के अंदर ऐसा ऐसा, है ना. और इसको एरो ऐसे लगाओगे आप, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बराबर, एंटी क्लॉकवाइज. तो पॉजिटिव चार्ज चल रहा है क्लॉकवाइज, और बेटा ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज. तो नाउ यू कैन सी कि जो आई की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई will be what, opposite. Opposite to the direction Opposite. of electrons. ये ना ना ऐसा नहीं बोलोगे बेटा, ऐसा बोलोगे opposite to the direction of flow of. बेटा फ्लो तो देखो किधर हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप क्या बोल रहे हो कि opposite to the direction of electron, नहीं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेटा बात आ रही है समझ में? Yes, sir. हाँ. ओके. तो बच्चों ये हमने लास्ट टाइम भी कर लिया था, है ना. एंड देन उसके बाद में हमने आई थिंक ओम्स लॉ हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम.
नहीं शुरू किया था ना ओम्स लॉ। अच्छा, नहीं पोटेंशियल सर। नहीं सर, हाँ आज करने वाले। हाँ, मैंने बताया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो हम इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक है बच्चों। और पोटेंशियल के बारे में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, यू रिमेंबर पोटेंशियल के बारे में मैंने बताया था। पोटेंशियल की डेफिनेशन भी लिख देता हूं आज। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। बच्चों मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और मैं बहुत दूर से कोई स्मॉल क्यू, लेट से प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहा हूं, और मुझे ये पी पॉइंट पे रखना है। कहां से ला रहा हूं बेटा, बहुत दूर से। बहुत दूर का मतलब समझते हो आप लोग, बहुत दूर का मतलब कहां है फिजिक्स में, बहुत दूर का मतलब क्या होता है बच्चों, Infinite. infinity. Suppose I'm bringing a plus q charge from infinity to a point P. So obviously चूंकि मैं कैपिटल Q के करीब आ रहा हूं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, और बेटा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो मुझे वर्क करना, अरे बोलो बच्चों, करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा। सो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज Q। रिमेंबर बच्चों, दैट अमाउंट ऑफ वर्क, अगर मुझे वर्क W करना पड़ रहा है तो दैट वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज, इट गिव्स यू व्हाट बच्चों, Potential. पोटेंशियल। एट विच पॉइंट हियर, Q. पोटेंशियल एट P। Capital Q. P बेटा P पे ला के रख रहे हो ना आप बच्चों। ओ पॉइंट पर तो आपने प्लस क्यू फिक्स कर दिया मान लो, और पी पर आप स्मॉल क्यू को लाके रख रहे हो, तो लाके रखने में, स्मॉल पी पर लाके रखने में डब्ल्यू वर्क किया, तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, दैट इज पोटेंशियल एट पी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो एक पॉइंट और है पी डैश, तो बताओ पी पॉइंट पर लाके रखने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या क्यू पी डैश पर? P dash. P dash. क्यों 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 और वो ज्यादा दूर है। Distance. बेटा, जब पी डैश पर लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। जब आप क्यू के करीब आ रहे होंगे ना बच्चों, तो आपका रिपल्सिव फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। दैट्स वाई पी डैश पॉइंट का पोटेंशियल पी पॉइंट के पोटेंशियल से क्या होना चाहिए, कम कम सर, कम। ज्यादा होना चाहिए ना बेटा, हाँ सर, सॉरी, ज्यादा है। यस ज्यादा होना सर, चाहिए। ज्यादा। मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख देता हूं। सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क per unit charge to bringing a charge to a point. Listen to me, listen to me. Let me write down the definition of the work, sorry, the potential. Yes. Amount of work done in bringing a unit positive charge, from कहां से बच्चों, अरे कहां से, सर पी क्यू से पी डैश तक। इन्फिनिटी से, ना 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 ना, कहां से ला रहे हो, Yes. बहुत दूर से ला रहे हो ना बेटा। Infinity से सर, yes सर। हाँ, इन्फिनिटी से ला रहे हैं अपन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, टू ए पॉइंट। बेटा बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रही है ना, माइक्रोफोन बंद कर दे। टू ए पॉइंट, से द पॉइंट इज पी। अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पी is said to be potential at which point? पी। P. वेरी गुड, P। समझे बच्चों? तो देखो, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा वो होता है पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम क्यू चार्ज को लाने में डब्ल्यू वर्क करना सॉरी, अगर बेटा क्यू चार्ज को लाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ा तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू इंटू, डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश नहीं, डब्ल्यू इंटू वन अपॉन क्यू। देखो मैं समझाता हूं, आपने कभी केला खरीदा है, बनाना खरीदा है मार्केट से? अरे बच्चों Yes खरीदा? सर। सर ये फॉर्मूला है। हाँ सुनो बेटा मैं बताता हूँ, देखो फॉर्मूला कैसे बना, पहले सुनो मुझे।
मान लो बेटा आप मार्केट में गए और आपको बनानास खरीदना है, ठीक है। सपोज करो 24 रुपए के 12 केले आते हैं। एक दर्जन केले कितने के आ रहे हैं बेटा? 24 के। 24 आपसे किसी ने पूछा कि बताओ भाई 12 रुपए के कितने केले आएंगे, तो आप तो फौरन बता दोगे कितने आएंगे। 24 हाँ? 6 सर 6 6 अरे 6 बेटा 24 रुपीज में 12 केले आपके पास आ रहे हैं, तो 12 रुपए में कितने केले आएंगे? 24 के लिए ना 6 सर 6 6 24। 6 सर 6 बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, 24 रुपए में एक दर्जन केला आ रहा है, तो 12 रुपए में कितने आएंगे? 6 6। अब देखो ये 6 कैसे निकाला, सुनो ध्यान से, कैसे कैलकुलेट हमने Divided. 6 किया। लिसन लिसन, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट इसको करते हैं। तो 12 देखो, 24 रुपए में 12 केले, तो 12 रुपए में देखने कितने केले, तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 24। 12 टू जा, देख रहे हैं आप, और 12/2 कितना आ गया जी बेटा? सर 6 आ गया। 6 यस सर इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिटरी मेथड हाँ, यूनिटरी मेथड की हेल्प से अपन ने निकाल लिया कि भाई 12 रुपए में 6 केले आएंगे। हालांकि ये बात बड़ी आसान सी है भाई, कोई भी बच्चा बता देगा एक दर्जन केले 24 रुपए के, तो 6 केले 12 रुपए के। समझ रहे? अब किसी ने पूछा कि बताओ एक केला कितने रुपए का आएगा, तो 2 एक केले के rupees लिए 2 हाँ हाँ, अब वो तो ठीक है, वो तो आपने रटा रटाया है, बट कैलकुलेट कैसे करेंगे? सुनो कैलकुलेट कैसे करेंगे। 24 रुपए के 12 केले, तो एक केला आ जाएगा 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 24 24 अरे बोलो बेटा। सर 24 1 सर 1 1 सर 2 आएगा 24 क्या आएगा? 2 सर 4 सर 24 अरे बेटा सर कुछ भी 24 बोलो। आएगा सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, लिसन लिसन। 24 रुपए के 12 केले आ रहे हैं, ठीक है। अपने को क्या निकालना है कि एक केला कितने का आएगा, तो 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 24। यस और नो? यस यस सर यस सर तो कितना केला आएगा 1 रुपए का? 2 दो कैसे आ एक गया? केले अरे बेटा 2 रुपए की 1 किलो आएगा ना 2 रुपए का एक केला आएगा सर हम सर तो आधा केला हम तो 1 रुपए में पूछ रहे हैं बेटा। 24 रुपए के 12 हाफ केले, 1 रुपये में कितना? आधा केला। पहले आधा बात केला तो, सर आधा केला देगा नहीं आपको कोई, यस देगा कोई आधा केला? सर नहीं सर अंकल मुझे एक केला नो 1 रुपए सर का नहीं देगा। तो बस नो सर नहीं सिंपल मिल देखो, सकता हाँ यूनिटरी मेथड। अब इसी तरीके से समझो, जरा समझो। मान लो बेटा क्यू चार्ज को लाने में तो डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है। कितना वर्क करना पड़ रहा है बेटा क्यू चार्ज को लाने? W डब्ल्यू। W तो सर W हाँ 1 यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा? W into 1 upon में Q 1 upon 2 और यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है बच्चों? potential Potential. That's why the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point say P is said to be potential at P. बात समझ में आई बच्चों? yes sir यस सर बुशरा बेटा आप हिंदी मीडियम से हो क्या? बुशरा, यू बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम बुशरा? क्या समझ में नहीं आया आपको, बताओ। सर जो आपने पोटेंशियल बताया है पोटेंशियल बताया है वो आपको समझ में नहीं आया? बेटा पोटेंशियल क्या है, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो और एक और प्लस क्यू चार्ज रख दो, तो आपको पता है ना कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। what दूसरा, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, yes sir unlike attract बराबर। तो देखो जब आप प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखे हो और आप एक प्लस क्यू को लेके आ रहे हो, तो आपको तो फोर्स और रिपल्शन लगेगा ना आपके छोटे क्यू पर। yes sir तो अगर आप फोर्स इधर लग रहा है और आप इसको इधर लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा
तो बस बेटा वही अमाउंट ऑफ वर्क जो करना पड़ रहा है, उसे ही पोटेंशियल कहते हैं। ना ना ना, सुनो सुनो सुनो, जो वर्क करना पड़ रहा है दैट वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल। जितना वर्क करना पड़ा उसको किससे डिवाइड करेंगे, जो क्यों से? यूनिट ऑफ चार्ज चार्ज पॉजिटिव। लेके आ रहे हो दैट विल बी द पोटेंशियल। आया समझ में? यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज ओम्स लॉ। अब बच्चों में शुरू करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। बेटा ध्यान से सुनना बात को, स्टेटमेंट लिखाऊंगा बट पहले समझाऊंगा, उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। स्टेटमेंट ओके सर। ठीक है, सुनो ध्यान से। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बच्चों पोटेंशियल की बात कर ली। अब इससे पहले मैंने आपको देखो दिखाया था कि जनरली वी, जो वी अगर मैं लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सर ने किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल व्हाट? डिफरेंस। डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या चार्ज फ्लो हो पाएगा? नो। नो सर। क्योंकि चार्ज तो कहां से फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लो। यस Yes, और sir. नो? बेटा चार्ज will flow from higher potential to lower potential if let us assume there is no difference of potential। अगर आपका potential difference जीरो हो जाए तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? नो सर। So remember this is very important point, let me write down it here. if there is no potential difference, नो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इट इंप्लाइज नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ, अरे बोलो बेटा, चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और बेटा चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो बताओ करंट होगी वहां पर? नो नो सर। सर। No, sir. No, sir. जीरो रहेगी ना? यस। यस सर। अगर चार्ज ही फ्लो नहीं कर रहा है तो बच्चा करंट कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। Zero, sir. ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लेट्स टॉक अबाउट द ओम्स लॉ। व्हाट ओम्स लॉ सेज, व्हाट ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बच्चों कोई वायर मैंने ले ली, मान लो ये एक सिलेंड्रिकल वायर ले ली, ये एक वायर ले ली सिलेंड्रिकल वायर। अब इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है आई, तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो कर रही है ना आई बेटा, ये अगर मैं सोचो, अगर सोचो आप, अगर मैं मान लो इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव से, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, मतलब ये बेटा हायर पोटेंशियल, एचपी बोले तो हायर पोटेंशियल और एलपी बोले तो बच्चों लोअर Lower, पोटेंशियल। lower potential. अच्छा तो अब क्या होगा बेटा, करंट फ्लो करेगी, है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ करंट फ्लो करेगी। मान लो बेटा आपने छोटी बैटरी की जगह ना बड़ी बैटरी लगा दी, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई कर दिया। तो अब सोचो, अब मुझे बताओ अगर आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल दोगे तो जो चार्ज है उसको एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी एक आदमी को, मान लो यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी है और दो आदमी भागे हुए आ रहे हैं भाई, दो आदमी, और इनको भीड़ को ना क्रॉस करके जाना है। एक आता है बेटा मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना भागा हुआ आ रहा है, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसको क्रॉस करके जाना है। और एक आ रहा है बेटा, एक आ रहा है मान लो 5 की बजाय 50 से, तो बताओ कौन जल्दी पहुंचेगा भीड़ को क्रॉस करके? 50 50 वाला। मीटर पर 50 सेकेंड वाला, वाला 50 वाला जल्दी पहुंचेगा, यानी 50 वाले ने टाइम कम लिया कि ज्यादा लिया? कम। कम Come. लिया, बराबर। तो ऐसे ही बिल्कुल ये बात है कि जब जिस चार्ज के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी वो जल्दी से ट्रेवल कर लेगा, ए से बी को जल्दी से क्रॉस कर देगा, और जब जल्दी से क्रॉस कर देगा, मान लो क्यू अमाउंट का चार्ज बहुत कम टाइम में क्रॉस हो गया, मान लो बेटा यहां से कुछ चार्ज क्यू अमाउंट का वो कितने टाइम में क्रॉस हो गया, टी टाइम में, तो क्यू बाई टी ही तो हमारी करंट होती है। अगर मैं किसी तरीके से
टाइम को डिक्रीज कर दूं, यानी जल्दी से पास करा दूं, तो अगर टाइम छोटा हो जाएगा तो आई की वैल्यू बच्चों बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सर। बेटा इंक्रीज हो जाएगी आई की वैल्यू। इफ टाइम डिक्रीजेस आई इंक्रीजेस। एग्री एवरीबडी? यस सर। So now listen. Yes, sir. So now listen what Ohm's law says. Ohm's law says according to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. Listen to me once again, listen to me. जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रही है ना बेटा आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर। मतलब अगर Yes, sir. पोटेंशियल Yes. डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो करंट भी Come. कम हो कम हो जाएगी। जाएगा। So what Ohm's law says, this I is directly proportional to the V. What is this V बच्चों? What is this V? Potential difference. across what? कंडक्टर। अक्रॉस का मतलब यही होता है बच्चों कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर ए ले लिया जाए और दूसरे एंड पर एक पॉइंट बी ले लिया जाए, तो द पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिकली जो वी है ना बेटा, वी, ये वी क्या है? वी माइनस वी। व्हाट इज दिस वी? दिस वी इज व्हाट बच्चों? वी ए माइनस वी बी। बच्चों समझ में आ रही है बात? तो बच्चों लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट नाउ, लिसन टू मी केयरफुल्ली वंस अगेन। क्या बोलो बेटा मार, समझ में नहीं आया आपको? हाँ, देखो सुनो सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी तो मैंने लिखा भी नहीं है। लिसन लिसन, पहले मैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट अभी लिखा ही नहीं हूँ। लिसन, देखो बहुत ही सिंपल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है जहाँ पे करंट फ्लो करनी है। मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आप खुद सोचो, आपके घर में अगर एक बड़ी बैटरी एक छोटी बैटरी है, ठीक है, तो आप बताओ, छोटी बैटरी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी आपको या बड़ी बैटरी? भाई कौन सी करेगी बेटा? बिग वन। यस। तो मान लो एक आपने क्या किया, एक बैटरी में क्या किया बच्चों, सुनो ध्यान से सुनो। एक बैटरी लगा दी वी वोल्ट की, एक बैटरी तो लगा दी मान लो बेटा आपने वी वोल्ट की, और एक उसी कंडक्टर में, उसी सेम टाइप के कंडक्टर में 2V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, 2V वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो यहां जो चार्जेस होंगे, है ना, यहां जो चार्जेस होंगे, इनके पास एनर्जी एज कंपेयर टू द चार्जेस हियर इन दिस कंडक्टर ज्यादा होगी। बेटा इस केस में जो चार्ज को पास होना है ना, मान लो क्यू अमाउंट के चार्ज को पास होना है, तो जब वो यहां होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस एपरेटस, दिस सिस्टम। यस और नो? तो अब सोचो, जब इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, वो तो तेजी से निकल जाएगा ना, वो तेजी से क्रॉस कर जाएगा। और जिसके पास एनर्जी कम होगी वो धीरे से क्रॉस करेगा। यस और नो? तो बताओ, देखो चार्ज तो दोनों में सेम क्रॉस हुआ है, मान लो चार्ज ना दोनों में सेम क्रॉस हो गया मान लो, बट इस वाले में टाइम कम लग रहा है, उस वाले में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जिसमें टाइम कम लग रहा है बच्चों, उसमें करंट बड़ी होगी या छोटी होगी? बताओ भाई बताओ बेटा, जिसमें टाइम कम लग रहा है उसमें करंट बड़ी होगी कि छोटी होगी? बड़ी होगी, बिल्कुल सही बात है, बड़ी होगी। यस। तो बस अब यहीं से मुझे समझ में आता है कि अगर बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो करंट ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो बस ओम्स लॉ ने भी तो यही बताया। अरे भाई ओम्स ने भी तो यही बताया, ओम्स लॉ यही तो बोलता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर में जो चलने वाली करंट है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी।
जैसे जैसे V को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, V को घटाओगे तो करंट बेटा क्या करेगी, घटेगी। अब इसको अच्छे से स्टेटमेंट में लिखता हूं। पहले बताओ ओम्स लॉ का स्टेटमेंट समझ में आया, बोलना क्या चाह रहा है ये, कि the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference. Potential difference increases, current increases, potential difference decreases, current decreases. Agree everybody? बरीरा, बरीरा, थोड़ी देर, थोड़ी देर। So now let me write down the statement. So let me write down the statement. Listen to me carefully now. अब मैं बच्चों स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, प्रॉपर स्टेटमेंट। अगर डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको रफली समझा दिया कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नाउ लेट मी राइट डाउन द कंप्लीट स्टेटमेंट व्हाट द ओम्स लॉ सेज। लिसन टू मी केयरफुली नाउ। according to ohms law, according to ohms law, electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। अच्छा ये सुनो मेरे बच्चों, ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, जनरली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर क्या होना चाहिए कंडक्टर का, कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे ना तो प्रॉब्लम आ सकती है, मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature. So according to Ohm's law, electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. तो इसका सिंबल क्या है बच्चों, करंट का सिंबल आपको पता है आई है, और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल अपन ने क्या बनाया, वी। तो यानी अगर किसी कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो कर रही है और हमने एक बच्चों भी आवाज आ रही है मेरी आपको, am I audible to all of you now? Okay, so now listen. According to Ohm's law, electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. अगर बेटा एक कंडक्टर मैंने बना लूं, मान लो ये कंडक्टर है, इसको किसी V वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो जो करंट है मेरी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी बेटा, V के। अच्छा, बट ये जो कहानी है, ये कहानी कब है, when the temperature is constant. So now I can write I is equals to V by R. If you remove the proportionality तो यहाँ पे constant आ जाएगा, और simply I can write V is equals to IR, जहां पर बच्चों R क्या है, R is what, R is the resistance of conductor.
अच्छा, मैंने कल आपको ना बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि अगर बेटा हमारे पास ये कंडक्टर है, फिर ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये आर क्या होता है। अगर ये हमारे पास कंडक्टर है तो होता क्या है कि जब कोई चार्ज चलना शुरू करता है तो देखो ऐसा तो है नहीं कि खाली जगह उसको मिलेगी आराम से सीधा सीधा पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं चल पाता है। बहुत सारे कोलिजन उसके साथ होंगे, जिगजैग मोशन करता रहेगा, इधर टकराएगा उधर टकराएगा। तो देर इज ए काइंड ऑफ ऑपोजिशन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लिसन टू मी वंस अगेन। जब बच्चों कोई चार्ज चलना शुरू करता है तो उसको खाली जगह थोड़ा ही मिल रही है, बहुत सारे चार्ज से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, एटम से टकराएगा। तो देर विल बी ए काइंड ऑफ अपोजिशन, देर विल बी काइंड ऑफ अपोजिशन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस यही जो काइंड ऑफ अपोजिशन जो क्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोलो, व्हाट यू कॉल इट एज? रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं भाई? रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा। एंड इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू आई आर, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड R इज व्हाट? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप इसको बच्चों कॉपी करो भी, है ना, यू जस्ट कॉपी इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। हाँ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व करेंगे। पहले इसको आप कॉपी कर लो, सब सब बच्चे कॉपी कर लें। यस बच्चों बोलो, डन हो गया बेटा, आगे बढ़े हम लोग। बच्चों समझ में आ गया सब बच्चों को ओम्स लो? बेटा सबको ओम्स लो समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके। चलेगा। हाँ बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ओम्स लो ने क्या बोला, ओम्स लो क्या बोलता है कि जो करंट चल रही है ना हमारी कंडक्टर में, जो कंडक्टर में करंट चल रही है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर। यानी जितने ज्यादा वोल्टेज होगा करंट उतनी ज्यादा होगी, बट दिस इज हैपन व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। So I is directly proportional to V, or I can write I is equals to V by R, और V is equals to IR, जहां पे I हमारा क्या है बेटा, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हो गई, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और R क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अदीबा आपने लेट ज्वाइन किया है क्या बेटा? अदीबा
डाउट, क्या डाउट है बताओ। रेडमी नोट 9, यस, क्या डाउट है? यू कैन आस्क मी। इस टॉपिक से नहीं तो बेटा ये टॉपिक का तो डाउट बताऊंगा अभी मैं। फॉर्मूला बन गया बेटा, v इक्वल्स टू आई आर। बेटा अगर आपको कोई अदर डाउट है तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। राइट नाउ तो टॉपिक चल रहा है ना, दूसरे भी बच्चे यहाँ पर। अगर आप मुझसे कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन पूछेंगे तो हाउ इट इज पॉसिबल कि अभी उसको एक्सप्लेन कर दूं। और पहली बात तो मैंने भी साइंस में आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं, ये पहला चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलें आगे बच्चों। ओप्पो A83 बेटा क्या नहीं समझा आपको बताऊं, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं बस। देखो ये कंडक्टर है, यहाँ पे बेटे करंट चल रही है आई। तो जो करंट आई चल रही है ना, ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो करंट आई है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स इट। यही ओम्स लॉ है। बट रिमेंबर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ डेफिनेशन यही है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट, ये लिखा ना मैंने डेफिनेशन, हाँ ये डेफिनेशन मैंने लिखा है। और फॉर्मूला v इक्वल टू आई आर हो गया बस, ठीक है। अच्छा अब बच्चों ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, ग्राफ कैसा बनेगा अगर हम ग्राफ की बात करें। हाँ किस किस के बीच में ग्राफ, लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ बिटवीन v एंड i। v और i के बीच में ना vi ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ vi ग्राफ, यानी v को मैं प्लॉट करूंगा बेटा y एक्सिस पर, और i यानी करंट को प्लॉट करूंगा मैं x एक्सिस पर। तो अगर आप v को y एक्सिस पर और i को x एक्सिस पर प्लॉट करते हो तो ग्राफ कैसा आएगा। देखो आप ये देखो प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए बताओ। आपने बच्चों को पढ़ा होगा ना y इक्वल्स टू mx, पढ़ा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैथ्स में कभी। y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता है, याद है किसी को? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यू रिमेंबर बच्चों, यू रिमेंबर द ग्राफ बिटवीन द v एंड i। तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, सीधा सीधा वी आई ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो बच्चों ये ग्राफ ना ऐसा आ जाएगा एग्जैक्टली। सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ, ऐसा ग्राफ आ जाएगा बेटा, ऐसा। ये ग्राफ आ जाएगा बेटा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो ग्राफ के ऊपर भाई कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा। तो भाई आप देख सकते हैं कि बेटा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो ओम्स लॉ ही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो एक पॉइंट में कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ इसमें। तो पहला पॉइंट है बच्चों, एज यू नो ऑलरेडी, द फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I is directly proportional to the potential difference। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है बेटा कि अगर मान लो हमारे पास इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, इफ पोटेंशियल डिफरेंस PD क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए बच्चों, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो आप देख सकते हैं कि जो V का फॉर्मूला था वो तो V इक्वल्स टू आई आर था। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा I इक्वल्स टू V बाई आर।
अब अगर मैं बोलूं कि v कांस्टेंट हो गया, तो आप देख सकते हैं इफ v इज कांस्टेंट देन कैन आई राइट बच्चों, कैन आई राइट बच्चों I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस? बोलो, if potential difference is constant can I write बेटा I is inversely proportional to R? अब इससे क्या समझ में आता है, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे करंट, अरे बोलो बेटा, if R increases current decreases, yes or no? R बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा और R कम होगा तो बेटा करंट बढ़ जाएगा, राइट? अरे राइट बच्चों। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको बेटा, ये जो हमने ग्राफ बनाया ना, ग्राफ, ये जो हमने ग्राफ बनाया, अगर हम इसके स्लोप की बात करूं ना बेटा, स्लोप की बात करूं, तो ये यू नो स्लोप क्या होता है? अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा स्लोप होता है। बच्चों आपको पता है टेन थीटा स्लोप होता है? अरे बोलो ना बेटा, यू रिमेम्बर कि टेन थीटा स्लोप होता है? अच्छा देखो बच्चों, मान लो बेटा हमारे पास, तो अगर हमारे पास ये मान लो बेटा ये आई है और देखो ये वी है, तो इस ट्राइंगल में मुझे बताओ, कैन यू टेल मी इन दिस ट्राइंगल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा? अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा बच्चों? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत, है ना? तो यहाँ पे अपोजिट क्या है, v है, और हाइपोटीन, सॉरी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट तो कितना बेटा v है, और एडजेसेंट कितना है? अरे बेटा एडजेसेंट कितना है? आई। सो कैन आई से माई tan थीटा विल बी v बाई आई, और v बाई आई ही तो रेजिस्टेंस है ना r, एंड v बाई आई ही क्या है बेटा? रेजिस्टेंस r। सो कैन आई से कि द स्लोप ऑफ vi ग्राफ विल बी रेजिस्टेंस। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि स्लोप किसका? vi ग्राफ का, स्लोप ऑफ vi ग्राफ क्या बनेगा? तो बच्चों स्लोप ऑफ vi ग्राफ इज व्हाट? इज रेजिस्टेंस। तो ग्राफ के बारे में हमको ये पता लगा कि भाई ग्राफ एक तो स्ट्रेट लाइन होगा, एज यू नो ऑलरेडी आई इज प्रोपोर्शनल टू वी होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर बेटा कांस्टेंट हो जाए तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर हमने ये देखा कि जो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ होगा वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। आया बच्चों समझ में? बोला बेटा, यहां से यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यस। ग्राफ दोबारा बना दूं, ये देखो, ये बेटा v को प्लॉट करेंगे, यहाँ पे i को प्लॉट करेंगे, ठीक है, और ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। हाँ ये ना देखो, ये शो कर दिया मैंने। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका स्लोप निकालो, इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा क्या बन जाएगा? ऑपोजिट, ऑपोजिट हो जाएगा आपका v, बेटा ऑपोजिट तो v हो गया, और एडजेसेंट आपका i हो गया, तो v बाई आई, ये आ गया tan थीटा जो कि स्लोप है, और यही क्या है हमारा? रेजिस्टेंस।
अगर बेटा v को हमने मान लो ऐसा ले लिया, आप ये बोल रहे हो कि मान लो हम ना v को ले लेते हैं x एक्सिस पे, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ तो वो भी कर सकते हैं, तो भी ग्राफ यही आ जाएगा, तो भी ग्राफ यही आ जाएगा। बट इस बार जो स्लोप होगा, इस बार जो स्लोप होगा वो I बाई वी होगा। और I बाई वी क्या होता है बेटा? v बाई आई तो r होता है। तो कोई बच्चा बताएगा मुझे I बाई वी क्या होता है भाई? हाँ, 1/r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 1/r, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब बच्चों बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की। सो लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बच्चों बताया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, है ना, तो उसको मूव करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे कोलिजन भी होंगे उसके साथ बेटा, एटम्स के साथ में, मॉलिक्यूल्स के साथ में, इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो उसको एक एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना इतना आसान नहीं होगा। सो देयर विल बी ए काइंड ऑफ ओपोजिशन टेक्स प्लेस, और यही जो ओपोजिशन है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में लिख देता हूं बच्चों। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है वो मैं लिख देता हूं बेटा। So the property of a conductor, the property, बच्चों ध्यान से सुनो, property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current, it opposes the flow of electric current is said to be क्या? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? बताओ, आया समझ में? बेटा जो काइंड ऑफ अपोजिशन क्रिएट होता है बस वही रेजिस्टेंस होता है। उसको थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में, थोड़ा सा अच्छे से लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, और कुछ नहीं है। बाकी समझने के एतबार से देखा जाए तो बहुत आसान है भाई। जब एक चार्ज पार्टिकल बेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा तो बहुत सारे एटम से टकराएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अपने जैसे चार्ज से टकराएगा। बड़ी मुश्किल का सामना उसको करना पड़ेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में। तो एक काइंड ऑफ ओपोजिशन उसके पाथ में, उसके फ्लो में क्रिएट हो गया। इसी ओपोजिशन को नाम क्या पड़ गया? अरे बोलो बेटा, क्या बोल दिया इसको हमने? रेजिस्टेंस। आया समझ में अभी? क्यू कॉम बीटीडी। थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच, बेटा कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा मुझे बताओगे लकड़ी का रेजिस्टेंस कितना है? लकड़ी वुडन ब्लॉक एक ले लिया मैंने, वुडन ब्लॉक, वुड का एक ब्लॉक ले लिया, 0। क्या बात कर रहे हो? रेजिस्टेंस 0 का मतलब समझते हो आप लोग? रेजिस्टेंस 0 का मतलब है कोई ओपोजिशन होगा ही नहीं, यानी करंट तो मैक्सिमम फ्लो करेगी। बेटा रेजिस्टेंस 0 का मतलब समझ गए? मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। एक लोहे की चीज ली और एक लकड़ी का वायर लिया, एक लोहे का वायर लिया। अरे लकड़ी में करंट फ्लो करती है कि लोहे में? और लकड़ी में करंट फ्लो करती है क्या? तो जब करंट फ्लो नहीं करती है
तो बेटा रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए कि बहुत बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा ना। सो द रेजिस्टेंस फॉर द वुडन वायर, अगर एक मैं वुडन वायर ले लूं बेटे, एक वुडन वायर ले लूं और एक मेटल वायर ले लूं, तो आप सबको पता है कि देखो लकड़ी की वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, बट वुडन की वायर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगी। सो कैन आई से वुडन वायर हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस? छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा हाई, वेरी हाई रेजिस्टेंस। अरे बोलो ना बेटा। बट मेटल वायर क्या है, इसके पास कैसा रेजिस्टेंस होगा? लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द वुडन वायर। वुडन रोड, वुडन वायर, जो आप बोल रहे हो वो बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अरे आया समझ में बेटा? अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर सोचो मेरे पास कंडक्टर है और कंडक्टर का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। अच्छा रिप्रेजेंटेशन तो बच्चों आपको पता ही इसका, इट रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? बच्चों आपको पता है ना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? कैपिटल आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो बेटा यूनिट होगी उसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है पता है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ओ एच एम। और इसका सिंबल बना देता हूं आपके लिए मैं, इसका सिंबल है ऐसा, ऐसा, ये इसका सिंबल है ओम। यूनिट क्या है? ओम। और सिंबल क्या है? कुछ ऐसा सिंबल है। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं ओमेगा। इसको क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। If you want to read it, how you read it? ओमेगा। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आएगा। अच्छा दूसरी बात, रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर के स्केलर? रेजिस्टेंस इज ए विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो रेजिस्टेंस है क्या? बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे बॉडी करंट के फ्लो का अपोज करे, दैट इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी बेटा ओम, और ओम का सिंबल होता है ओमेगा। और रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। बताओ ये बातें समझ में आई बच्चों अब तक? अगर समझ में आया तो भाई आगे बढ़ते, नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन। बेटा समझ में आया सब बच्चों को? क्यू कॉम बीटीडी, बेटा आपका क्या प्रॉब्लम है बताओ? हाँ बेटा क्या बताऊं, आप पूछो, आप माइक्रोफोन ऑन करो। हाँ क्या बताना है बताओ? सर जो आप वुडन वायर एंड मेटल वायर बताए थे ना सर, ये वाला बता दीजिए दोबारा बेटा से। वुडन वायर में देखो आपको पता है लकड़ी में कभी आपने देखी करंट फ्लो कर गई? प्रैक्टिकली सोचो। नो सर। देखो जनरली जब हीटर पे खाना बनाते हैं ना, जब मम्मी घर पे हीटर पे खाना बनाती है तो लोहे का चिमटा यूज करते हैं कि लकड़ी का? सर लोहे का। क्या बात करो, हीटर पे? भाई मेरे यहाँ तो लकड़ी का लकड़ी होता का है सर, यूज। लकड़ी का होता है। बेटा लोहे का यूज, लोहे का यूज करते हैं आपके घर पे? यस सर। बेटा लकड़ी, क्या बात करो। सर वो तो करंट मार देगा ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, करंट लगाएगा जबरदस्त वो। आप कितना भी
केयर करोगे ना फिर भी करंट लग ही जाएगा एनी हाउ। जी सर, वो तो लकड़ी का यूज करा जाता है उसमें तो। बराबर, लकड़ी का। क्यों लकड़ी का? क्योंकि लकड़ी में करंट फ्लो होती ही जी नहीं है। सर। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती है? क्योंकि लकड़ी का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत जी ज्यादा हाँ। है। ऑलमोस्ट, बता दो बच्चों, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। जब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा तो चार्ज को फ्लो करने ही नहीं, मतलब करने ही नहीं देगा ना वो तो चार्ज को यस फ्लो सर। बच्चों। तो जब चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो करंट भी नहीं चलेगी। बट जो मेटल होता है, मेटल उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। तो जब बहुत कम रेजिस्टेंस है तो चार्ज आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो अगर लोहे का चिमटा ले लिया ना तो बहुत ज्यादा करंट लग जाएगा, लकड़ी से कुछ भी नहीं होगा। जी सर। अब आप ये बोलोगे सर लकड़ी जल जाएगी। यस सर, लकड़ी तो जलेगी। अरे तो थोड़ी बहुत तो जल जाती थोड़ी है तो ना, बट जलती है वो, पूरी थोड़ी ना जल रोटी, जाएगी। हाँ रोटी तो सिक जाती है ना बेटा। अरे करंट लगने से बेहतर है ना लकड़ी जका जलना। Yes, sir. सर यस। दैट्स वाई। और कोई क्वेश्चन? नो सर। सो थोड़ा सा और रेजिस्टेंस के बारे में देखें, थोड़ा और नॉलेज ले रेजिस्टेंस के यस बारे सर। में। जी सर। तो चलो, अच्छा अब एक मोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ। मान लो बेटा आपने कंडक्टर को ना हीट कर दिया। कंडक्टर को क्या कर दिया? हीट कर दिया। बेटा हीट समझते हो? जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यस। एग्री? अब सोचो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे और जो एटम था, आपने मान लो उसको ना हीट प्रोवाइड करी तो उसके पास तो एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। अब जब ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो मुझे बताओ कि भाई यहाँ बहुत सारे जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास बहुत एनर्जी आ गई और एक चार्ज बेचारा क्या है, एक चार्ज यहाँ पर है और इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ऐसे फ्लो करना चाह रहा है और रास्ते में जिनसे टकराएगा उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो यस बताओ सर। इसका चलना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? सर मुश्किल। मुश्किल हो मुश्किल। जाएगा सर। इसका मतलब हो ओपोजिशन जाएगा। बढ़ जाएगा। ओपोजिशन बढ़ जाएगा। जी सर। तो ओपोजिशन बढ़ने का मतलब क्या बढ़ जाएगा बेटा? क्या बढ़ जाएगा? सर Resistance. हीट। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंडक्टर को मैं टेम्परेचर दे दूं, यानी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो 100% रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? High. अरे बोलो, High. यस। इंक्रीज होना चाहिए। यस सर। यस और नो? यस। यस। एग्री एवरीबॉडी? ओके। बेटा गैस स्टोव की बात नहीं कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक। अरे वो पुराने जमाने के हीटर नहीं होते थे, वो ऐसे एलिमेंट रहता था उसमें, ऐसा 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 था, देखा नहीं आपने? दिल्ली वालों के पास है कि नहीं है जी हीटर? सर, हमने देखा है। हाँ, फिल्टर। क्या बोलते हैं उसको आप? सर हीटर। हाँ तो उसमें यस करंट सर, लगने हीटर के, है भी गांव में। हाँ तो उसमें करंट लगने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं ना। यस सर। जी सर। हाँ तो गैस स्टोव पे सर तो हमारी नानी के यहाँ है राजस्थान में। अच्छा अच्छा। तो आगे बढ़ू बच्चों, आगे बढ़ू मैं? यस सर। सर। तो देखो, देखो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना ऐसा पॉइंटर में लिखते जाएंगे, पॉइंटर में लिखते जाएंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ऐसा पॉइंटर में लिखते जाऊंगा मैं, ठीक है? तो चलो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो एक बात हमने ये देखी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, अच्छा मैं हेडिंग ले लेते बच्चों, थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी और नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हेडिंग डालता हूँ व्हाट्स इफेक्ट ऑफ, और लेट मी राइट डाउन फैक्टर। सर यस, सर एक चीज पूछनी थी। पूछो बेटा। सर अगर लकड़ी गीली होती है तो उसमें करंट पास कर जाता है। बेटा अगर लकड़ी बहुत ज्यादा गीली होगी तो चूंकि वाटर जो है ना, वाटर, बेटा वाटर जो है ना वो कंडक्टर का काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाटर कंडक्टर है, यस यानी सर। वाटर में करंट पास हो जाता है ना। यस। यस सर। यस सर, हो जाता है। बारिश वारिश में आपने देखा होगा कि पानी में करंट आ जाता है, इनफैक्ट दीवार में भी करंट आ जाता है ना बारिश में, देखा होगा भी। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। वो चूंकि नमी आती है, पानी की वजह से दीवार में नमी आ जाती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर का काम करते हैं। तो वो लकड़ी को जब भिगो दोगे ना, आप गीली कर दोगे, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ना करंट पास हो जाएगी, यानी चार्ज का फ्लो हो जाएगा, इस वजह से वो करंट मारता है। बट आपने देखा होगा बहुत ज्यादा नहीं मारता है वो हल्का सा करंट मारता है सर जनरली। थोड़ा बहुत। ओके थैंक यू सर। समझे? अब अभी ऐसे कोई पूछने लगे सर अगर मैं गीली लकड़ी ले आऊं, जैसे मान लो आपने आम की डाल पे से एक लकड़ी ताजी ताजी तोड़ी,
ठीक है, तो वो भी करंट लगा सकती है क्योंकि उसमें बहुत सारा लिक्विड रहेगा, वाटर वाटर रहेगा ना उसके अंदर भी बेटा। बट Yes, sir. कभी देखा सूखी लकड़ी थी, बहुत सूखी लकड़ी, और करंट लगा रही हो वो, कभी देखा ऐसा? नो सर। हाँ ठीक है, तो अगर करंट लगेगा लकड़ी से तो वो वाटर की हेल्प से करंट लग रहा है, समझ रहे हो? यस सर, थैंक यू सर। So now let's talk about the factor on which resistance Yes, sir. of conductor depends. Heading डाल रहा हूं बेटा मैं, factors on which resistance of conductor depends. अब हम उन बातों के बारे में देखने जा रहे हैं, है ना, जिनसे मेरा रेजिस्टेंस, जिससे रेजिस्टेंस, जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहली चीज हम देखते हैं बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट दी लेंथ। आप खुद सोचो, आपसे पहले मैं, देखो मैं लिखाऊंगा बाद में, पहले मैं, हम रफ काम करते हैं थोड़ा सा, मतलब रफली समझते हैं चीजों को। मान लो बेटा एक कंडक्टर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक छोटा कंडक्टर है, एक बड़ा कंडक्टर है, ठीक है बेटा? तो मुझे आप ये बताओ, किसी चार्ज को यहां से एंटर करना है, यहां से चार्ज को एंटर करना है, यहां से लीव करना है। मान लो क्यू चार्ज को यहां पे एंटर करना है और क्यू को लीव करना है। इसी तरीके से एक यहां पे भी क्यू एंटर करेगा, क्यू लीव करेगा। तो मुझे बताओ, अगर अगर आपकी वायर की बेटा लेंथ ना बहुत बड़ी हो जाए, अगर मान लो L1 की वैल्यू बेटे L2 से बड़ी हो जाए, तो मुझे आप ये बताओ कि कौन से चार्ज को पास होना आसान होगा, L1 में? L2. सर L2। L2 मतलब L2. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ के चार्ज को पास होने के लिए ना बहुत सारे लोगों से झगड़ा करना पड़ेगा। झगड़ा मतलब कोलिजन होगा, यानी ओपोजिशन इस केस में ज्यादा होगा Yes, sir. और यस इस केस सर। में ओपोजिशन कम होगा। यस सर। Yes. क्या क्या मैं बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, यानी अगर Yes, लेंथ sir. बड़ी होगी रेजिस्टेंस बड़ा होगा, लेंथ छोटी होगी रेजिस्टेंस छोटा होगा। एग्री बच्चों? यस सर। Yes, sir. So can I say that the resistance is directly proportional to the length of conductor? Yes, sir. यस सर। बेटा माइक्रोफोन बंद रखो माइक्रोफोन। तो बच्चों रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दिया, अब इसको लिख भी देता हूं बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग और फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। जस्ट वेट 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का। आप फिलहाल इसको कॉपी कर लो बेटा, ये पीछे का कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको सब लोग, बेटा सब लोग कॉपी करें इसको।
ओके बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ तो बेटा पहला पॉइंट हमारा ये बन गया, सो लेट मी राइट डाउन फाइनली जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, लेट मी राइट डाउन इट क्विकली। सो फाइनली वी नो दैट resistance of conductor is directly proportional to what? Length of conductor. Resistance of conductor is directly proportional to length of conductor. ये पहला पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अब मुझे बताना, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, आप लोग बताओगे भाई। मान लो बेटा एक मोटा कंडक्टर है और एक पतला है, मान लो दो कंडक्टर है, दोनों की लेंथ तो सेम है, लेंथ तो बेटा सेम है, बट एक मोटा है एक पतला है। मतलब क्या कि एक का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और एक का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, और A1 जो है वो बड़ा है A2 से। दोनों की मान लो लेंथ सेम है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक मोटा है और एक पतला है। तो बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ कि अगर एक चार्ज को पास होना है, यहां से एक चार्ज क्यों है और उसको यहां जाना है बेटा, यहां से एंटर करके यहां जाना है, यहां से एंटर करके यहां जाना है, तो बताओ कौन से वाले कंडक्टर में चलना उसके लिए आसान होगा, A1 वाले में कि A2 वाले में? बेटे किस में चलना आसान होगा? A2 वाले में। A1 में क्यों होगा बेटा? A2 वाले में होगा ना, क्योंकि A2 वाले में फिर से उसको कोलिजन के लिए कम लोग मिलेंगे ना। अरे A1 में जैसे एंटर करेगा इधर से भी धड़ाधड़ कोलिजन 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 कोलिजन, तो मुश्किल हो जाएगा A1 में, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, और A2 में आसान हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस एक मिनट उल्टा बता रहे हो बच्चों आप। लिसन 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 सुनो 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 सुनो, फिर से सुनो। देखो मैं पूछ रहा हूं भाई, एक ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया एक का बहुत ज्यादा है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो अब आप मुझे बताओ कि एक चार्ज मान लो क्यों एंटर करना चाह रहा है यहाँ और लीव करना चाह रहा है यहाँ से, तो उसके लिए आसान किस में होगा चलना, बड़े वाले में कि छोटे वाले में? बड़े वाले में कि छोटे वाले में? A1 में कि A2 में? स्मॉलर में। हम्म, बेटा एक बात बताओ, मैंने मैंने आपको दो रास्ते दिए, मैंने आपको दो रास्ते बोले। मैंने बोला भाई एक ये टनल है, ये टनल है, ठीक है, और एक ये टनल है, एक ये टनल है ना। मैंने एक आदमी को बोला कि बेटा भाई आपको इससे एंटर करना है और यहाँ से लीव करना है, और फिर उसी आदमी को बोला कि भाई देखो इस बार आपको यहाँ से एंटर करना है और यहाँ से लीव करना है। तो मुझे बताओ उस आदमी के लिए किस में एंटर करना है और किस में लीव करना आसान होगा, A1 में कि A2 में? अरे आप ही को बोल दिया बेटा यहां से एंटर करके यहां पास होना है, A1 में होगा ना आसान। अरे बच्चों A1 में होगा कि A2 में? अरे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है वहां मैं आसानी से पास हो जाऊंगा, और मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया इतना छोटा है तो मुझे लेट के जाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ में हो सकता है मैं खड़ा होके ही चला जाऊं भाई। मान लो बेटा मैं ऐसा पैदल चल चल के ही चला जाऊं यहाँ, और यहाँ मुझे लेट के घुसना पड़े अंदर ऐसा, तो A1 में आसान है ना। तो जब A1 में आसान है इसका मतलब A1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? A1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। दैट्स वाई द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेकंड पॉइंट यही है बच्चों कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, resistance is inversely proportional to cross sectional area A. What is this A? What is A beta? Area of conductor. कौन सा एरिया, कौन सा एरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लिखता हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. What is this A? What is A? Area. Which area? Which area beta? Cross sectional area. Cross sectional area of conductor, which is very important point जो मैं लिखने जा रहा हूं, which is perpendicular. ये सिंबल समझते हो आप सब लोग, ये सिंबल समझते हो बेटा, ये perpendicular to the direction of flow of current. बेटा ये जो एरिया हम लेते हैं, कौन सा एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर विच इज परपेंडिकुलर. किसके परपेंडिकुलर? टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. देखो अगर ये कंडक्टर है तो करंट इसमें ऐसे चलेगी. अब बच्चों मेरी बात सुनो, क्या ये करंट जो इसमें ट्रैवल कर रही है वो इस वाले फेस के परपेंडिकुलर है? अरे बोलो बेटा, पहले ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं आपसे ये बताओ मुझे. देखो देखो, ये अगर करंट इधर चल रही है तो क्या ना इसे, कि जो करंट इधर चल रही है ना बेटा, देखो पिंक कलर से बना रहा हूं, पिंक कलर से, ये करंट इधर चल रही है तो क्या ये इसके बेटा इसके परपेंडिकुलर है? अरे बोलो ना, यस और नो. तो रिमेंबर, हाँ परपेंडिकुलर ही है बेटा, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, नो मत कहो आप. आप देखो ध्यान से, सब बच्चे यस यस ही बोल रहे हैं. Q comp BTD बेटा इट इज परपेंडिकुलर. समझ में आई बात? तो रिमेंबर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑब्वियसली दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. बट बच्चों याद, देखो देखो देखो, लेंथ जो है ना बेटा, लेंथ देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं लेंथ कौन सी ले रहा हूं मैं? ये वाली लेंथ ले रहा हूं मैं बेटा, ये वाली लेंथ ले रहा हूं ना, ये वाली. तो ये वाली जो लेंथ L है ना, कैन आई से दिस लेंथ विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ये जो बेटा L है, L की कहानी क्या है? L इज व्हाट? लेंथ ऑफ कंडक्टर. अरे बोलो बच्चों, बट कौन सी लेंथ बेटा? लेंथ ऑफ कंडक्टर. Let me write down it completely. Length of conductor in the direction of, अरे बोलो, in the direction of flow of current. Obviously which current you talking about? Electric current. आया समझ में? तो R is directly proportional to L, where L is the length of the conductor. कौन सी लेंथ कंडक्टर की? in the direction of flow of current. इसी तरीके से बेटा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. कौन सा एरिया बच्चों? कौन सा? दैट एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बताओ बेटा, दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपको? अच्छे से क्लियर हो गए? से यस और नो क्विकली. क्यू कॉम बीटीडी बेटा क्या समझ में नहीं आया आपको? सेकंड वाला क्लियर नहीं हुआ है? देखो देखो देखो, सुनो मेरी बात बेटा, एक चार्ज यहां से एंटर करना चाहता है और यहां से लीव करना चाहता है, तो मुझे बताओ, अगर स्पेस आपको ज्यादा मिल रहा है और एक में आपको स्पेस कम मिल रहा है, तो चलना कहां आसान होगा चार्ज को? ज्यादा स्पेस में या कम स्पेस में? ज्यादा स्पेस में चलना आसान होगा, बराबर. और बेटे जहां चलना आसान है वहां रेजिस्टेंस बड़ा है कि छोटा है? जहां चलना आसान है वहां रेजिस्टेंस बड़ा है कि छोटा है? छोटा है. वेरी गुड, छोटा है. इसका मतलब ये हुआ चलना आसान कहां है? जहां बिगर स्पेस है. तो कहना इससे, और रेजिस्टेंस भी वही छोटा होगा भाई. जहां चलना आसान है वहां रेजिस्टेंस छोटा है, और चलना आसान कहां है? जहां बिगर स्पेस है.
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही चलना आसान होगा, और जितना चलना आसान होगा रेजिस्टेंस उतना ही छोटा होगा। तो बड़ा स्पेस छोटा रेजिस्टेंस, बड़ा स्पेस छोटा रेजिस्टेंस, यस और नो? अरे बोलो बेटा, बड़ा स्पेस छोटा रेजिस्टेंस। सो कैन आई से द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? यस और नो? क्यूकॉम, व्हाट्स योर नेम? बेटा समझ में आई बात? ठीक है, तो बच्चों आई थिंक टाइम हो गया, चूंकि 9 बजे आपका मैथ्स का भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक लाइक फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस इफेक्ट। अभी ये बाकी ये वाला रेजिस्टेंस वाला पार्ट बेटा बाकी है, अभी रेजिस्टेंस वाला पार्ट बाकी है। देखो एक बार समराइज कर देता हूँ आज क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लेते जल्दी से क्या क्या पढ़ा। थोड़ा सा तुमने रिवाइज करा बच्चों, लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा रिवीजन देखा। हाँ, उसमें क्या देखा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर, नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो आपका कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट जीरो हो जाएगी। और V से, V को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं V से, एंड दिस इज VA माइनस VB। और पोटेंशियल मैंने बताया बच्चों, पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, एंड इट इज सेट टू बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और फॉर्मूला क्या है, V है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या लिया यहाँ पे, V दैट इज W/Q। उसके बाद बच्चों हमने देखा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बोलता है कि करंट जो कंडक्टर में चलती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा करंट ज्यादा होगी। हमने ग्राफ बनाया बेटा, VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया, और फिर इस ग्राफ में देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट। और बेटा स्लोप ऑफ VI हमने देखा कि स्लोप ऑफ VI क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ही होता है। फिर हमने देखा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स ए काइंड ऑफ अपोजिशन, जो किसी मतलब इट्स ए प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज को ओपोज करता है। बस यही ओपोजिशन जो है वो रेजिस्टेंस है। इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी ऐसा यूनिट ओम होगी, इसका रिप्रेजेंटेशन ओम का ओमेगा होगा, और रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने देखा कि भाई जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पे अपना असर डालेंगे, यानी फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। एक तो अपन ने लेंथ देखी कि अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टर की लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होगा। फिर हमने देखा बेटा कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होगा रेजिस्टेंस छोटा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल। सो यू हैव टू ज्वाइन, और कल हम लोग बिल्कुल शार्प 7 o'clock लेक्चर शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेटर ऑन वी विल स्टडी दिस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी आप लोग 9 बजे के बाद ज्वाइन करेंगे, 9 बजे के बाद आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, सो वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो नाउ यू कैन लीव एंड देन यू कैन ज्वाइन आफ्टर 9 o'clock। बट सब बच्चे ज्वाइन हो जाए बेटा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है पॉलिनोमियल में बच्चों।